हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एसएन एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल। इसमें हम जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन, एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन, इंटर्नशिप एंड एग्जाम रिलेटेड अपडेट वगैरह लाते रहते हैं। तो हम जो आज आपके लिए नोटिफिकेशन लाए हुए हैं वो टीसीएस की तरफ से लाए हुए हैं। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की तरफ से नोटिफिकेशन लाए हुए हैं। मैं डिटेल से देख सकता हूँ कि कौन सा बैच एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, एक्सपीरियंस फ्रेशर और सबके लिए कौन एलिजिबल है। एक्सपीरियंस फ्रेशर में किस रोल के लिए एलिजिबल है, मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। आप देख सकते हैं जो आपको प्रोफाइल मैच करता है आप जाके मेक श्योर हो कि आप जाके फिल कर सकते हैं। तो टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग है, ये देख सकते हैं टीसीएस ऑल इंडिया एनक्यूटी हायरिंग बैच 2026, 25 एंड 24। तीन बैच के लिए अवेलेबल है, 24, 25 एंड 26 के लिए। ठीक है, इसका जो टीसीएस है ये दो रोल के लिए अभी अपॉर्चुनिटी निकला हुआ है ऑफ कैंपस हायरिंग। जनरली ये तीन रोल के लिए होता है, प्राइम, डिजिटल एंड निंजा। ठीक है, देख सकते हैं जनरली तीन रोल के लिए निकलता है हायरिंग। नेचर ऑफ वर्क हायरिंग कैटेगरी होता है, एक प्राइम होता है, एक डिजिटल कैंडिडेट होता है और एक निंजा कैंडिडेट होता है। प्राइम कैंडिडेट के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट विथ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एल्गोरिदम, जो ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में ज्यादा उसका कमांड होता है उसके लिए ये है। एंड एक्स देख सकते हैं उसके लिए ये है। एंड जो डिजिटल कैंडिडेट जो प्रोजेक्ट ऑन सॉल्यूशन डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, ठीक है, जो थोड़ा सा इसके नीचा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा कम रहता है, जो टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोजेक्ट ऑन सॉल्यूशन डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में काम करने का मौका मिलता है। एंड कंट्रीब्यूट टीसीएस वेंचर इन पियोनियरिंग एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके लिए ये काम होता है। और निंजा सिंपल, उसके लिए उसका ज्यादा काम ही नहीं होता है, प्रोजेक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेंटेनेंस वगैरह का काम दिया जाता है, बेच में बैठा दिया जाता है और कुछ काम नहीं होता है तो आराम से रिलैक्स होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक होता है ये निंजा। बट ये अभी निंजा कैंडिडेट के लिए नहीं निकला हुआ, ये दो कैंडिडेट के लिए है, प्राइम के लिए एंड डिजिटल के लिए। एंड इसका पैकेज भी बहुत जबरदस्त होने वाला है। पैकेज देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, फ्रेशर के लिए। और एक्सपीरियंस के लिए 1 से 2 ईयर, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक दो रोल के लिए है, दो कैटेगरी के लिए, प्राइम एंड डिजिटल। आगे डिजिटल के लिए देख सकते हैं, डिजिटल जो यूजी बैकग्राउंड के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, उसके लिए 7 LPA से 7.09 से 7.3 LPA तक होगा। एंड जो मतलब कि यूजी के लिए है, प्राइम के लिए, प्राइम रोल के लिए जा रहे हैं तो 9 LPA से 9.3 LPA तक होगा। एंड पीजी कैंडिडेट और बताऊंगा यूजी कौन सा एलिजिबल है, पीजी कौन सा एलिजिबल है, मैं वो भी बताऊंगा। तो देख सकते हैं पीजी कैंडिडेट जो हो, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जो है वो डिजिटल के लिए 7.39 LPA से 7.6 LPA तक। एंड प्राइम के लिए 11.959 LPA से 11.80 LPA तक होगा। वही एक्सपीरियंस की बात कर दें यूजी के लिए तो थोड़ा सा डिफर होता है। ठीक है, ज्यादा डिफर नहीं होता है, थोड़ा सा डिफर होता है। एंड आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस वाले के लिए थोड़ा बहुत डिफर होता है, 1-2 LPA का डिफर होता है, वहां से आप देख सकते हैं। एंड हम देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन जो डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट है, ठीक है, वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 18 फरवरी आज से स्टार्ट हो चुका है और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है 20 मार्च को होगा। ठीक है, अच्छा खासा टाइम है। टेस्ट डेट 10 मार्च 2026 के ऑनवर्ड होगा, मतलब 10 मार्च से आपका स्टार्ट हो जाएगा आपका टेस्ट। अब देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने जैसे बताया कि अब जैसे टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, जो कौन कौन सा बैच हम बताएं कि 2024, 25 एंड 26 बैच एलिजिबल है। बैचलर बीटेक एलिजिबल है, बीटेक एंड बी एलिजिबल है। ठीक है, बैचलर कैंडिडेट के लिए बी एंड बीटेक चाहिए। ठीक है, एंड अब बी बीटेक चाहिए। ठीक है, अब बी बीटेक में
सारे एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर साइंस वाले एलिजिबल हैं। बी बीटेक में बी बीटेक आईटी सीएससी एसी मैकेनिकल सारे एलिजिबल हैं जिसको नॉलेज है कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, एप्टीट्यूड पहले राउंड में तो एप्टीट्यूड ही पूछेगा, तो उससे ज्यादा डिटेल मतलब कि बी बीटेक सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, एंड मास्टर के लिए एम ई एम टेक होगा, या तो एम ई एम टेक होना चाहिए, या तो एम सी ए होना चाहिए, देख सकते हैं एम सी ए होना चाहिए, या तो एम एस सी एंड एम एस होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए इसका क्वालिफिकेशन। ठीक है, आई होप मैंने क्वालिफिकेशन बता दिया हुआ है। हाँ, और कैंडिडेट शुड हैव एग्रीगेट ऑल द सब्जेक्ट इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ 60% और उससे एन इक्विवेलेंट सीजीपीए, मतलब कि अगर आपका 10 सीजीपीए का पे बनता है तो आप 6 सीजीपीए के अराउंड लाना पड़ेगा। आपका 10th एंड 12th एंड डिप्लोमा, अगर डिप्लोमा किए तो डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें 60% थ्रू आउट 60% होगा, 60% मैंडेटरी है। ठीक है, इफ यू सेलेक्टेड द ऑफर वैलिड इफ द डिग्री एंड सर्टिफिकेट क्लियरली स्टेट द कंडीशन क्लियर इंजीनियरिंग इन फर्स्ट क्लास विद इन, तो ये इस कोर्स के दौरान। ठीक है, तो आप मतलब कि 60% होना चाहिए, इधर बाद में आपका प्रॉब्लम हो जाएगा अगर 60% नहीं रहेगा तो। बैकलॉग पेंडिंग एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नो पेंडिंग बैकलॉग विल बी परमिटेड फॉर टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसे क्लियरली मेंशन कर दिया है, एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अगर एक्सटेंड एजुकेशन, नो एक्सटेंड एजुकेशन विल बी अलाउ कैंडिडेट टू बी कंप्लीटेड कोर्स, है ना, तो एक्सटेंड एजुकेशन आपका है तो आप वो अलाउ नहीं होगा। एंड गैप एंड ईयर, जो गैप ईयर होगा, ठीक है, तो it is mandatory to declare gap in duration in overall, the overall academic gap should not be exceed 24 month until highest qualification, तो मतलब कि 24 मंथ से आपका ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा गैप है तो आप एलिजिबल नहीं है। एंड देख सकते हैं कि ओनली फुल टाइम कोर्स विल बी कंसीडर, अगर आप फुल टाइम किए हुए फुल टाइम इनरोल हैं अपने कोर्स में तब भी एलिजिबल है, अगर पार्ट टाइम अगर उसके करस्पॉन्डिंग है तो आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और एक अच्छी बात ये भी है इसमें कि ओपन स्कूलिंग वाले एलिजिबल है, जनरली किसी कंपनी में ओपन स्कूलिंग वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, जबकि ये ओपन स्कूलिंग वाले एलिजिबल हैं, चाहे आप सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी आप एनआईओएस बोर्ड से किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट आपका फुल टाइम होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। वर्क एक्सपीरियंस में बताया कि एलिजिबल है वर्क एक्सपीरियंस, बट आपका 2 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट विथ वर्क एक्सपीरियंस अप टू 2 ईयर, मतलब 2 ईयर या 2 ईयर से कम होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 2 ईयर, 2 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड एज लिमिट 18 से 28 ईयर के बीच में होना चाहिए। आई होप मैंने अच्छे से इसको कवर कर चुका है। ठीक है, एंड आप देख लेते हैं कि इसका जो टेस्ट पैटर्न है क्या होने वाला है। टेस्ट पैटर्न हम बताएं कि 2 सेक्शन में होगा। एक होगा पार्ट 1 फाउंडेशन सेक्शन जो 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से सॉरी 75 क्वेश्चंस 75 मिनट होगा, जिसमें से 25 मिनट आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी को मिलेगा, एंड तो 20 वर्बल एबिलिटी को 25 मिनट होगा, एंड रीजनिंग एबिलिटी को 25 मिनट होगा। ठीक है, एंड एडवांस सेक्शन में आपका 115 मिनट का होगा। ठीक है, जिसमें से एडवांस क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी के लिए 25 मिनट मिलेगा, एंड एडवांस कोडिंग के लिए 90 मिनट मिलेगा। एडवांस कोडिंग में जनरली 2 या 3 कोडिंग होता है। ठीक है, आप उसको किसी लैंग्वेज भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड देख सकते हैं कि अगर FYQ जो है, ठीक है, उसमें आप पढ़ सकते हैं थोड़ा बहुत, जो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं इसको थोड़ा बहुत, इसको आप रीड कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने आई होप जो बेटर जो चीज बताने वाला था वो मैंने कवर कर चुका है। एक चीज और मैं कवर कर देता है, एप्लीकेशन प्रोसेस। ये एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है,
इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये अभी नहीं हो सकता, इसमें क्या है ना कि अभी बहुत ज़्यादा लोड है, हैवी लोड के कारण से, क्योंकि आज ही ओपन हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा लोड के कारण ही इसका सर्वर डाउन है। तो आप हो सकता है तो नाइट में फिल करें या तो मॉर्निंग में फिल करें। ठीक है, मगर फिल कर दे 20 मार्च से पहले। एंड देख सकते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन डेट है, आप इसको चेक कर सकते हैं, है ना, क्या एप्लीकेशन प्रोसेस है, मैं एक बार बता देता हूँ। प्लीज गो थ्रू, आप एफ ए क्यू पढ़ लें एक बार। ठीक है, मैं बता दिया कि एक बार एफ ए क्यू आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एफ ए क्यू बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो काम की चीज़ नहीं बनता है। जो मेरे काम का चीज़ है मैंने वो बता चुका है। ठीक है, एक बार मैं इसको स्टेप वाइज थोड़ा एक बार देख सकता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस का तो लॉगिन करेंगे टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल से, इसी से लॉगिन करेंगे। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इसका रजिस्टर टू अप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड सिनेरियो में क्या होगा, फर्स्ट सिनेरियो में अगर रजिस्टर कैंडिडेट है, ठीक है, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, पहले जो रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है, उसके लिए इसमें जाना है टीसीएस नेक्स्ट स्टेप पोर्टल आईटी कैटेगरी, एंड लॉगिन करना है। एंड अब जो भी आपका सी टी एंड डी टी रेफरेंस नंबर, वहाँ आपको टीसीएस रेफरेंस आईडी है, इट इज अप्लाई टू ड्राइव में क्लिक कर से ना अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो न्यू यूजर है, ठीक है, जो रजिस्टर नहीं किए हुए हैं, वो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे एंड कैटेगरी आईटी होगा, एंड प्रोसीड टू फिल इन डिटेल एंड इट इज मैंडेटरी टू क्लिक अप्लाई फॉर ड्राइव। यहाँ से जाके आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, सिनेरियो वन एंड सिनेरियो बी। एंड स्टेप 3 में सेलेक्ट द स्किल ऑन विच यू विश टू इवेलुएटेड। ठीक है, तो इसको आप अपना स्किल को देख सकते हैं, कौन सा स्किल मैच करता है आपका। एंड सेलेक्ट इन द सेंटर मोड टेस्ट, आपको सेलेक्ट सेंटर चूज करना है, मतलब कि आपको 3 सेंटर टेस्ट सेंटर दिया जाएगा। ठीक है, 3 टेस्ट सेंटर आपको प्रिफेयर किया जाएगा चूज करने के लिए, वहां से आप चूज कर सकते हैं। एंड देख सकते हैं कि सेलेक्ट 3 प्रेफरेंस जॉब सिटी, जैसे मैंने बताया 3 सिटी जॉब मतलब टेस्ट सेंटर दिया जाएगा, 3 टेस्ट सेंटर दिया जाएगा। एंड सेलेक्ट 3 प्रेफरेंस जॉब सिटी, एंड जॉब सिटी भी 3 दिया जाएगा, 3 ही सिलेक्ट करना है। एंड टू कंफर्म स्टेटस एंड चेक द ट्रैक योर एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्ट अप्लाइड टू फॉर ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप कंफर्म कर सकते हैं अपना स्टेटस को। ठीक है, एंड आप इंटरव्यू वगैरह आप ये भी देख सकते हैं कि यू मस्ट हैव ऑल ओरिजिनल एकेडमिक एकेडमिक डॉक्यूमेंट टू डेट टू सबमिट एट टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू आपका हो जाता है, आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। ठीक है, यू मस्ट हैव all your original academic document to date to be submitted at time of interview, and communication related to the test will be provided to our official test center। मतलब आपका कम्युनिकेशन वगैरह आपका टीसीएस आईएन में प्रोवाइड किया जाएगा। फिर TCS does not send any hiring communication or job offer to from email dear via Gmail and Rediff mail and मतलब कि आपको कोई TCS आपको नहीं बताता, सेंड नहीं करता हायरिंग रिलेटेड कम्युनिकेशन, तो आप मतलब कि फ्रॉड में नहीं आए। एंड TCS डज नॉट आस्क एनी डिपॉजिट मनी, मतलब कोई भी अपने एम्प्लॉयमेंट ऑफर के लिए कोई भी आपको डिपॉजिट मनी वगैरह पैसे वगैरह नहीं मांगते हैं। एंड TCS is not associated with any external agency and company to conduct interview। एंड TCS किसी दूसरे के थ्रू से, थर्ड पार्टी के थ्रू से कोई भी इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो आप इसको मेक श्योर रहें कि ये जो भी होगा आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसके फ्रॉड में किसी के फ्रॉड में नहीं आए। एंड डू नॉट मीटिंग एंड TCS eligibility criteria is mandatory to will be review candidate will eligibility at every stage of selection इफ यू फाइंड एलिजिबल। मतलब आपको कोई भी चीज़ मिसमैच करता है, आपका 60% से कम है या कुछ भी आपका मतलब कि बैकलॉग है, तो एंड आपका जो पार्ट टाइम है, तो क्या होगा ना, आपको TCS कभी भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आप गलती नहीं करें कि आप सोचें कि मैं 60% किसी तरह से मैं भर दूं, फिर बाद में हो जाए तो, अगर बाद में अगर आपका हो भी जाता है, ठीक है, तो एट द एंड आपको ऑफर भी मिल जाने के बाद आपको ये रिटर्न कर दिया, आपको डिस्क्वालीफाई करके आपको
मतलब कि बेच नहीं मिलेगा, कि इस मतलब कि आपको बेंच वगैरह आपको नहीं मिला जाएगा, कि अब डिसाइड नहीं होगा, आपको सीधे घर भेज दिया जाएगा। तो ये गलती नहीं क्यों, क्योंकि ये गलती हो चुका है मेरे फ्रेंड के, मेरे कलीग्स के साथ, तो इसलिए ये गलती आप लोग नहीं करें। एंड हेल्प डेस्क, अगर आपका कोई और क्वेरी होता है, अगर एफएक्यू पढ़ने के बाद आपका कुछ और क्वेरी रहता है, तो आप इस हेल्प हेल्प डेस्क में कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, और ईमेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने अच्छे से सारा चीज़ डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो आप जल्दी से इस फॉर्म को फिल कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फॉर नेक्स्ट वीडियो में।